नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम मनोविज्ञान का पेपर नंबर 16 हल करने वाले हैं, जो कि रीट पात्रता परीक्षा 2022 के लिए, साथ ही उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा, यहाँ पर इसी के साथ सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड भर्ती के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण ये टेस्ट है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश आपको इस टेस्ट में देखने को मिलने वाला है। वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। परीक्षा हेतु अत्यंत उपयोगी टेस्ट सीरीज है। निरंतर आप ये टेस्ट सीरीज अभ्यास में जरूर लेकर आइएगा और लगातार अभ्यास करते रहोगे तो निश्चित रूप से मनोविज्ञान में आपको फायदा मिलेगा। साथियों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से व्याख्यात्मक रूप से हम हल करने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 1 है, तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि का उपाय निम्न में से कौन सा है? पहला विकल्प है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, दूसरा है आत्मीकरण, तीसरा है बाधा का निवारण और चौथा है निर्णय। तो साथियों देखो, तनाव को कम करने का एक तो प्रत्यक्ष विधि होती है या अप्रत्यक्ष उपाय होता है, और एक होता है प्रत्यक्ष उपाय। ठीक है, प्रत्यक्ष उपाय या प्रत्यक्ष विधि भी आप इसको कह सकते हो। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या किया जाता है, तनाव को तुरंत वहाँ पर कोई ऐसी विधि प्रयोग में लाई जाती है कि पूरा तनाव ही खत्म हो जाए, बाधा ही खत्म हो जाए। जबकि जो अप्रत्यक्ष विधि है, इसमें किसी विधि का सहारा लेकर के तनाव को एक निश्चित समय के लिए कम किया जाता है। यहाँ पर तनाव पूर्ण रूप से खत्म नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, बाधा का निवारण और निर्णय, ये जो तीनों ही हैं ये प्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत आ जाते हैं। जबकि यहाँ पर ये जो दूसरा विकल्प दे रखा है आत्मीकरण वाला, ये तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत आते हैं। साथियों, समायोजन के अंतर्गत ये विधियाँ चलती है। आपने समायोजन का टॉपिक पढ़ा होगा, उसके अंतर्गत। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 2 है, एक शिक्षक की भावनात्मक बुद्धिलब्धि उच्च है, इसका तात्पर्य है वह उच्च बुद्धि वाला है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह सृजनात्मक है और वह संतुलित व्यवहार रखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, भावनात्मक बुद्धिलब्धि की बात की जाती है तो भावनात्मक बुद्धिलब्धि का मतलब इमोशनली रूप से वो अच्छा है। ठीक है, अब इमोशनली रूप से अच्छा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सृजनात्मक है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। जो इमोशनली रूप से अच्छा होता है ये भी जरूरी नहीं है कि वो उच्च बुद्धि वाला ही हो, क्योंकि कई बार उच्च बुद्धि वाला जो बालक होता है या शिक्षक होता है उसमें भी व्यावहारिक ज्ञान की कमी होती है। साथियों, वह उच्च अनुशासन प्रिय है या वह संतुलित व्यवहार रखता है, इन दोनों में से आपका एक विकल्प सही है। तो देखो, प्रश्न संख्या 2 में जो सही आंसर है वो रहेगा वह संतुलित व्यवहार रखता है। ठीक है, क्योंकि उसका जो व्यवहार है उसकी भावनात्मक बुद्धि पर निर्भर करता है। तो ओनली चौथा ही विकल्प आपके प्रश्न 2 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 ये देखिएगा, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेशलर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी है? अंक गणितीय, सादृश्यता या समानता, शाब्दिक तर्क और चित्रपूर्ति। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वेशलर बुद्धि परीक्षण से। यहाँ पर देखिए, वेशलर वैल्यू परीक्षण वेशलर के द्वारा दिया गया था और यहाँ पर निष्पादन मापने की बात की जा रही है। तो निष्पादन मापने किसके अंतर्गत आती है? निष्पादन मापने को हम परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस टेस्ट इसको कहते हैं। साथियों देखिएगा, अंक गणित, शाब्दिक या सदृशता नहीं है बल्कि चित्र की पूर्ति करना साथियों यहाँ पर वेशलर बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 3 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। तो चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। आपके लिए प्रश्न नंबर 4 है, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। किनकी शिक्षा के लिए किया जाता है? प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए, निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों की शिक्षा के लिए, दोनों के लिए और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो, पृथक कक्षा मतलब यहाँ पर है अलग से कक्षाएं। ठीक है, और संवर्धन कार्यक्रमों का मतलब हुआ साथियों जहाँ पर बालकों को
जैसे एक बालक कक्षा 3 में पढ़ रहा है और उसको संवर्धन यहाँ पर कक्षा 5 में भेज दिया संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत, तो ऐसे कार्यक्रम यहाँ पर निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले बालकों के लिए तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि कक्षा 3 के बालक को डायरेक्टली कक्षा 5 में भेजना तो प्रतिभाशाली होना आवश्यक है। अतः यहाँ पर प्रथम विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4 में प्रतिभाशाली बालकों के लिए पृथक कक्षा और संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 4 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, टीएटी व्यक्तित्व मापन की विधि है, प्रक्षेपी विधि है, अप्रक्षेपी विधि है, दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं। साथियों देखिए, टीएटी नाम तो सभी ने सुना होगा। टीएटी थियोमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको हिंदी में कहते हैं। साथियों ये परीक्षण एक प्रक्षेपी विधि है व्यक्तित्व मापन की। प्रक्षेपी विधि मतलब वह विधि जिसमें व्यक्ति के अचेतन मन के आधार पर अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है व्यक्तित्व मापन के लिए, और उसका व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। तो फिर यहाँ पर प्रक्षेपी विधि कौन के अंतर्गत क्या आ जाएगी? टीएटी। प्रथम विकल्प आपके 5वें प्रश्न में सही है। देखो टीएटी है, सीएटी है, एससीटी है, रोडशाही डब्बा परीक्षण है, ये सभी विधियां प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 6, वांछित व्यक्तित्व होता है कैसा? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, मनस्तापी, संवेगी, स्थिर। देखो न तो अंतर्मुखी को न बहिर्मुखी को हम वांछित व्यक्तित्व कह सकते हैं। वांछित व्यक्तित्व न मनस्तापी बालक को कह सकते हैं, बल्कि जो संवेगी रूप से स्थिर हो, ठीक है, स्थिर संवेगी रूप से उसके संवेग पर खुद का नियंत्रण हो, कंट्रोल हो, तो ऐसे व्यक्तित्व को हम वांछित व्यक्तित्व मतलब एक अच्छा व्यक्तित्व कह सकते हैं। मतलब यहाँ प्रश्न संख्या 6 में चौथा विकल्प सही है। देखो एक और बार प्रश्न नंबर 6 वापस आ चुका है, तो निश्चित रूप से आपको एक और प्रश्न एक्स्ट्रा मिला है इस टेस्ट में भी। प्रश्न संख्या 6, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, और पीछे सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। पीछे मतलब पिछले लिखा था यहाँ मैंने, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तो साथियों देखो, अभिप्रेरित अगर कोई बालक है सीखने के लिए, तो स्मरण शक्ति को मजबूत करना ये उचित नहीं होगा, बल्कि दिए गए विकल्पों में से जो सर्वश्रेष्ठ और सबसे बेस्ट विकल्प है वो रहेगा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। भले वो सीखे नहीं सीखे, उद्देश्य प्राप्त हो न हो, वो अलग बात की बात होती है, लेकिन अगर बालक सीखने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है तो निश्चित रूप से उस चीज़ को करने में, सीखने में उसकी रुचि जरूर होगी। तो विकल्प 1 आपका प्रश्न संख्या 6 में बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो 7वां प्रश्न, साथियों प्रश्न नंबर 7 है, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा व दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, पुरस्कार व दंड और परिणाम का ज्ञान। अब विकल्प देखिए, पहला विकल्प है 1 व 3 सही है, दूसरा विकल्प है 1 2 3 सही है, तीसरा विकल्प है केवल 2 सही है, और चौथा विकल्प है इनमें से सभी सही है। तो साथियों एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा और एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा में सीखने वाला या जो अधिगम करता है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है, कोई बाहरी उद्दीपक से वो प्रभावित नहीं होता है। देखो यहाँ पर प्रशंसा बाह्य होती है, दोषारोपण भी बाह्य होता है, प्रतिद्वंद्विता भी बाह्य होती है, पुरस्कार भी बाह्य होता है, दंड भी बाह्य होता है, परिणाम का ज्ञान भी बाह्य के अंतर्गत आता है। मतलब ये सभी जो चीज़ें हैं ये बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आ जाती है। तो फिर कौन सा विकल्प सही होगा? चौथा विकल्प इनमें से सभी वाला जो है वो इसका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। तो 8वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधिगम को प्रदर्शित करता है? 8 में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों। विकल्प है हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का आना, चढ़ना, भागना व फेंकना 3 वर्ष से 5 वर्ष की अवस्था में, और इनमें से सभी। तो देखो इसका आपको अलग अलग आंसर मिलेगा, लेकिन जो वास्तविक आंसर है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जो चढ़ना, भागना, फेंकना 3 वर्ष से 5 वर्ष की अवस्था में होता है, ये तो परिपक्वता के कारण होता है। किसका कारण होता है? परिपक्वता के। तो ये सीखना नहीं है, आपका आंसर ये नहीं होगा। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का आना, साथियों भोजन देख के मुंह में लार का आना ये कोई सीखना नहीं है, ये तो भोजन से तो अनुक्रिया ऑटोमेटिक स्वाभाविक सी चीज है ये तो फिर ये भी आपका आंसर नहीं होगा, बल्कि हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना यहाँ पर इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। भले 8 में यहाँ पर इसका उत्तर अलग माना
गया हो, लेकिन वो गलत था साथियों। विकल्प 1 ही आपके प्रश्न नंबर 8 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते। तो साथियों प्रश्न संख्या 9 है, राम परीक्षा में असफल होने पर परीक्षक को दोषी ठहराता है, वह किस तंत्र का प्रयोग कर रहा है? प्रतिक्रिया निर्माण का, युक्तिकरण का, प्रक्षेपण का और क्षतिपूर्ति का। साथियों यहाँ पर परीक्षा में असफल कौन हुआ है? राम। मतलब एक तरह से या तो पढ़ाई नहीं की है या फिर खुद कुछ ना कुछ तो गलती हुई है। अब वो क्या कह रहा है कि मेरी असफलता का कारण है परीक्षक मेरी असफलता का कारण है। मैं अगर दूसरा परीक्षक होता तो मैं पास हो जाता। तो साथियों यहाँ पर राम के द्वारा किस युक्ति का प्रयोग किया जा रहा है? यहाँ पर प्रक्षेपण, मतलब दूसरों के ऊपर आरोप लगाने का कार्य इसमें होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राम के द्वारा दूसरों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, तो फिर ये किसका उदाहरण है साथियों? प्रक्षेपण का। जबकि क्षतिपूर्ति में जब कोई शारीरिक कमी होती है तो उस कमी की पूर्ति किसी दूसरी चीज़ से की जाती है। जैसे एक विकलांग बालक है शारीरिक रूप से, अब वहाँ पर वो कक्षा में प्रथम स्थान हासिल करके उस कमी को दूर कर सकता है, क्षेत्र की पूर्ति दूसरे क्षेत्र से की जाती है। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिएगा प्रश्न संख्या 10 है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जीन पियाजे के द्वारा, आईपी पावलोव के द्वारा, बीएफ स्किनर द्वारा और सी हेल हल द्वारा। देखिए यहाँ पर ये सारे ही सिद्धांत आपको एक तरह से जो भी कहीं पर भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो तुरंत ही उसका आंसर आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर सी एल हल के द्वारा परबलन का सिद्धांत दिया गया था साथियों। जो बीएफ स्किनर है, ब्रूसस फ्रेडरिक स्किनर, इनके द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था। जो आईपी पावलोव है, इवान पेट्रोविच पावलोव, इनके द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था। और जो जीन पियाजे, इनके द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था। अर्थात फिर आपके प्रश्न संख्या 10 में कौन सा विकल्प सही है? आईपी पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था। और इसको प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसको संबद्ध अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है साथियों। इसको संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। और इस सिद्धांत में इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर। ठीक है, तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 10 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने और सभी ने। तो यहाँ पर देखो सभी तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास था, थॉर्नडाइक का प्रयास त्रुटि का था और कोहलर का, यहाँ पर कोहलर गेस्टाल्टवादियों में ही सम्मिलित है। तो अतः अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इनसाइट थ्योरी, ठीक है, इनसाइट थ्योरी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसको सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। 3 यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों के नाम आते हैं, मैक्स वर्दीमर और कोहलर और कोपका। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपके कौन सा विकल्प सही है? थर्ड विकल्प प्रश्न संख्या 11 में बिल्कुल सही रहेगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। तो 12वां प्रश्न, मात्रात्मक क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विकास, वृद्धि, परिपक्वता और संतुलन। देखो मात्रात्मक की बात की जा रही है, अगर यहाँ पर बात करता गुणात्मक की, तो गुणात्मक प्रक्रिया को तो हम विकास कहते हैं और मात्रात्मक प्रक्रिया को हम वृद्धि कहते हैं। मात्रात्मक मतलब होता है जिसका अंकों में मापन किया जा सके। ठीक है, जैसे किसी का वजन है साथियों 48 किलो, किसी का वजन है 60 किलो, तो ये मात्रात्मक है। ठीक है, ये उसकी वृद्धि है। किसी की लंबाई 5 फीट है, किसी की लंबाई 6 फीट है, तो ये मात्रात्मक है, मतलब वृद्धि है। तो साथियों यहाँ पर मात्रात्मक की बात की जाए तो आपको वृद्धि को सही करना है, और गुणात्मक की बात की जाए तो फिर आपको वहाँ पर किसको सही करना है? विकास को सही करना है। विकल्प नंबर आपका जो 2 है ये आपका सही आंसर होगा प्रश्न 12 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। तो 13वां प्रश्न, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति पाई जाती है और यह प्रवृत्ति लड़कियों में ज़्यादा होती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा, डेलीरियम ट्रेमेंस, स्वेलिनता और डाउन सिंड्रोम। देखो डाउन सिंड्रोम तो एक विकार होता है मंदबुद्धि के लिए उत्तरदायित्व। ठीक है, तो यहाँ पर मंदबुद्धि की बात तो की ही नहीं जा रही है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। स्वेलिनता भी इसका उत्तर नहीं है साथियों, बल्कि इसका उत्तर है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा का अर्थ वापस समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, किशोर अवस्था में किशोर और किशोरियां खुद को भूखा रखते हैं और अपने आप को फिट रखना चाहते हैं। ठीक है, फिट क्यों रखना चाहते हैं? सुंदर दिखने के लिए, कि भाई यार मैं सबसे सुंदर दिखूं और सब जो भी उनके मित्र है या फिर यूँ मानो 5-10 जो खास मित्र होते हैं, भाई इन सभी में सबसे सुंदर मैं रहूं। ठीक है, इस प्रकार से उनकी सोच होती है और ख़ास तौर पर लड़कियों में ऐसा ज़्यादा पाया जाता है।
तो वो खुद को भूखा रखते हैं और ऐसी प्रवृत्ति को एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं और इस कारण कई लड़कियां कुपोषण का भी शिकार हो जाती है। तो इस चीज़ को खास तौर पे याद रखना कि आप तो परिपक्व हो चुके हो, आप तो इस स्टेज से निकल चुके हो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। तो चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। आप साथियों, प्रश्न नंबर 14 है, हकलाने का कारण है जीभ का उल्टा होना, जीभ का छोटा होना, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक और मानसिक कारण। तो देखिए, जब व्यक्ति कोई भी शब्द बोलता है या वाक्य बोलता है तो कई बार हकला जाता है। तो जीभ का छोटा होना या जीभ का उल्टा होना नहीं होता है, बल्कि हकलाने का जो मुख्य कारण है वो है शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कारण साथियों। क्योंकि शारीरिक रूप से कोई विकार हो, मतलब शारीरिक रूप से, जैसे जीभ से ही नहीं, जीभ के अंदर तालू वगैरह है, इनमें भी कोई विकार हो, या मानसिक रूप से भी मनोवैज्ञानिक कारणों के कारण भी व्यक्ति बोलने में हकला जाता है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 14 में सही होगा। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। आनुवांशिकता की इकाई है क्रोम, जीन, निषेचित अंडा और युग्मज। तो साथियों, आनुवांशिकता की इकाई किसको कहा जाता है? यहाँ पर देखिए, निषेचित अंडे को, युग्मज को या क्रोम को आनुवांशिकता की इकाई नहीं कहते हैं, बल्कि जो जीन होते हैं साथियों, डीएनए में उपस्थित जो जीन होते हैं, उन जीन को ही आनुवांशिकता की इकाई कहा जाता है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 15 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 16वां प्रश्न। आवश्यकता जन्म देती है, किसको जन्म देती है आवश्यकता? तनाव को, उपलब्धि को, उद्वेलन को और अंतर्नोद को। साथियों, हमारे अंदर यदि आवश्यकता उत्पन्न होती है, किसी चीज़ की हमें आवश्यकता उत्पन्न होती है, आवश्यकता दो प्रकार से हो सकती है, एक तो कमी से भी और एक अति से भी। जैसे मान लीजिए हमें भूख लग रही है तो हमें फिर भोजन की आवश्यकता हुई है, या फिर हमें यूँ मान लीजिए एक तरह से ज़्यादा वजन बढ़ गया है तो फिर आवश्यकता किसकी है? वजन को कम करने की, तो कमी हो गया। तो साथियों, आवश्यकता हमें आवश्यकता किसको जन्म देती है? यहाँ पर अंतर्नोद को जन्म देती है। ठीक है, अंतर्नोद को मतलब होता है चालक, जो उस क्रिया करने के लिए हमें प्रेरित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है। विकल्प नंबर जो 4 है प्रश्न संख्या 16 में, यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 17, शक्ति अभिप्रेरक किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? मेस्लो के द्वारा, डेविड मैकलेलैंड के द्वारा, गेरेट के द्वारा और मैकडूगल के द्वारा। तो साथियों, शक्ति अभिप्रेरक, जिसको हम उपलब्धि अभिप्रेरक के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से? उपलब्धि अभिप्रेरक के नाम से भी जानते हैं। और ये अभिप्रेरक जिसके द्वारा बताया गया था वो थे डेविड मैकलेलैंड। डेविड मैकलेलैंड ने ही शक्ति अभिप्रेरक बताया था। शक्ति अभिप्रेरक साथियों, इसका अर्थ क्या होता है? जिन लोगों में ये इस प्रकार का अभिप्रेरक पाया जाता है वो क्रिया करने में किसी मतलब एक तरह से आलसपन नहीं करते, आलस नहीं दिखाते हैं, और कोई भी काम आता है तो तुरंत उस क्रिया को करते हैं और हमेशा सफल होने की चेष्टा रखते हैं। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 17 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। तो चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 18 है, जब पूर्व अपेक्षित इष्ट लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तब कुंठा जन्म लेती है, द्वंद्व उत्पन्न होता है, अधिगम होता है और इनमें से सभी। तो देखो, प्रश्न को एक बार समझिए। पूर्व अपेक्षित का मतलब क्या होता है? जो पहले हमने अपेक्षा कर रखी थी। पूर्व अपेक्षित मतलब जो पहले हमने अपेक्षा कर रखी थी, अगर इष्ट मतलब जिसको हम चाह रहे थे, अगर वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं तो फिर हमारे सामने साथियों कुंठा जन्म लेती है। ठीक है, हम कुंठा का शिकार हो जाते हैं। हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने पर जो हम पहले ही सोच रखे थे कि यार ये चीज़ तो हमें मिलना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी रीट का पेपर कई सारे अभ्यर्थियों ने दिया था और लेवल 2 तो खैर रद्द हो गई थी, लेकिन लेवल 1 में अभी भी प्रक्रिया चल रही है। अब इसमें क्या कट ऑफ ज़्यादा हाई गई है साथियों, जनरल की कट ऑफ 130 गई है। तो यहाँ पर मान लीजिए किसी जनरल वाले बच्चे के 129 नंबर थे, वो क्या सोच रहा था कि यार मैं तो लगभग सफल हो जाऊँगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होता है? फिर वहाँ पर वो कुंठा का शिकार हो जाता है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुंठा है, ये चीज़ें अगर माइंड में आती है तो उनसे निकलने में बहुत समय लगता है साथियों। और धीरे धीरे अगर ज़्यादा सोचते रहते तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे माइंड में आ जाती है। तो इस प्रकार से हमें ज़्यादा ये चीज़ हमारे माइंड पे लेना नहीं चाहिए। विकल्प 1 आपके 18वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। तो 19वां प्रश्न,
विध्यात्मक संवेग है हर्ष, आशावाद, क्रोध, भय, दोनों और कोई नहीं। तो भाई कोई नहीं को तो हम विकल्प में से ही हटा देते हैं। विध्यात्मक संवेगों के एक प्रकार और होता है रागात्मक। साथियों, रागात्मक संवेगों को सकारात्मक संवेग कहते हैं, जबकि जो विध्यात्मक संवेग होते हैं इनको नकारात्मक संवेग कहा जाता है। तो देखो यहाँ हर्ष और आशावाद तो सकारात्मक है, मतलब ये रागात्मक है, जबकि क्रोध और भय क्या है साथियों, यहाँ पर नकारात्मक है, मतलब ये विध्यात्मक है। तो मतलब आपका विकल्प नंबर जो 2 है, क्रोध और भय, ये विध्यात्मक संवेगों के अंतर्गत आ जाएगा। विकल्प नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है साथियों, प्रश्न संख्या 19 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। तो 20वां प्रश्न है, अभिनव और असाधारण तरीके से सोचने की योग्यता और समस्याओं को अनन्य ढंग से हल करना कहलाता है प्रतिभा, बुद्धि, सृजनात्मकता और निर्णयन। साथियों, अभिनव का मतलब होता है नएपन से, ठीक है, नएपन से या नए तरीके से। असाधारण मतलब नॉर्मली जो सोचते हैं वो नहीं, बल्कि सबसे अलग हट करके सोचने की जो योग्यता होती है और उनसे समस्याओं का अनन्य ढंग से, अनन्य मतलब बिल्कुल अन्य तरीके से हल जो किया जाता है, तो हम उसको बुद्धि नहीं कहते हैं, ना ही प्रतिभा, बल्कि उसको हम सृजनात्मकता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सृजनात्मकता कहा जाता है। थर्ड विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ेंगे। तो 21वां प्रश्न ये देखिएगा, आत्मीयता व प्रेम संबंधी आवश्यकताओं को तुष्ट करने के बाद पूरा किया जाता है शारीरिक आवश्यकता को, सम्मान की आवश्यकता को, सुरक्षा की आवश्यकता को और आत्म गौरव की आवश्यकता को। देखो, ये जो प्रश्न पूछा गया है ये बंडूरा के सिद्धांत से पूछा गया है, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। इसमें इन्होंने बताया है कि सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता होती है, फिर उसके बाद में होती है सुरक्षा की आवश्यकता, फिर उसके बाद में होती है प्रेम की आवश्यकता, फिर उसके बाद में होती है सम्मान की आवश्यकता और सबसे अंत में होती है आत्मसिद्धि या आत्म गौरव की आवश्यकता। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? आत्मीयता व प्रेम की आवश्यकता को तुष्ट करने के बाद, मतलब उनको पूरा करने के बाद, तो शारीरिक हो गया, सुरक्षा हो गया, प्रेम हो गया, फिर इसके बाद कौन सा आएगा? सम्मान की आवश्यकता। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प में है सम्मान की आवश्यकता? यहाँ पर दूसरा विकल्प में है। तो साथियों, दूसरा विकल्प ही आपका प्रश्न संख्या 21 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं। तो 22वां प्रश्न, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? वाइगोत्स्की है, बिने है, गार्डनर है और ब्रूनर है। साथियों, बहुबुद्धि का सिद्धांत यहाँ पर किसके द्वारा दिया गया था? हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा यहाँ पर बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया था, जिसमें इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया था। जैसे संगीतात्मक बुद्धि है, जैसे शाब्दिक बुद्धि है, जैसे व्यक्तिगत अन्य बुद्धि है, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि है। तो इस प्रकार ये कुछ बुद्धि के प्रकार इन्होंने बताए थे साथियों। बाद में संशोधन भी किया था और कुल 11-12 प्रकार इन्होंने कर दिए थे उसमें। तो यहाँ थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 22 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आएंगे। तो 23वां प्रश्न, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? सिगमंड फ्रायड ने, मैकडूगल ने, किंग ने और कार्ल युंग ने। साथियों, मनोलैंगिक या मनोविश्लेषणवाद का नाम आते ही हमारे माइंड में नाम आना चाहिए सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड के द्वारा ही मनोविश्लेषणवाद का दिया गया था सिद्धांत, और सिगमंड फ्रायड के द्वारा ही मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो विकल्प 1 आपके सही है। इन्होंने अपने सिद्धांत में 5 अवस्थाएं बताई थी साथियों, सुना ही होगा, मुख्य अवस्था, गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था, सुप्ता अवस्था। इस प्रकार ये 4-5 अवस्था इन्होंने बताई थी, मतलब 4 क्या 5 अवस्था इन्होंने बताई थी, ठीक है। तो 5 अवस्था थी जननेंद्रिय वाली। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। तो 24वां प्रश्न, डेलीरियम ट्रेमेंस होता है, क्या होता है ये? भांग का लंबे समय तक नशा करने से, अफीम का लंबे समय तक नशा करने से, शराब का लंबे समय तक नशा करने से, ड्रग्स का लंबे समय तक नशा करने से। तो साथियों, डेलीरियम ट्रेमेंस का मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति शराब का लंबे समय तक नशा करता रहे तो उसको डेलीरियम ट्रेमेंस का शिकार होना पड़ता है। ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है 2 साल, 3 साल, 5 साल लगातार रोज रोज डेली शराब पी रहा है, तो उसका जो नर्वस सिस्टम है वो शराब का आदी हो जाता है। अब जैसे ही वो व्यक्ति शराब छोड़ने की कोशिश करता है या शराब नहीं पीता है, तो उसका
जो नर्वस सिस्टम है उस चीज़ को वो स्वीकार नहीं करता है, और इससे क्या होता है कि उसकी जो निर्णय लेने की क्षमता है, सोचने की क्षमता है, ये कम हो जाती है या बहुत ही कम हो जाती है। उसके हाथ पैरों में एक तरह से झंझनाहट होती है, या फिर हम एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं या बहुत कम कर देते हैं। उनमें एक तरह से मतलब कंपन होता रहता है साथियों, वो स्थिर नहीं रख पाता है अपने हाथ पैरों को, और कई तरह की बीमारियों का वो शिकार हो जाता है। बाकी और भी चीज़ें आंतरिक रूप से शरीर की उसकी डैमेज हो जाती है। तो ये होता है डेलीरियम ट्रेमेंस। विकल्प 3 आपके बिल्कुल सही है। अब अंतिम और 25वां प्रश्न। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आप शेयर नहीं करते हो यार वीडियो को। देखिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमें लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि 25 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। साथियों, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाइएगा। चलिए अंतिम और 25वां प्रश्न देखते हैं। मनोविज्ञान को वर्तमान में माना जाता है मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। तो साथियों, मनोविज्ञान ने अभी तक 4 स्तर पार किए हैं। सबसे पहले इसको आत्मा का विज्ञान माना जाता था, उसके बाद में मन मस्तिष्क का विज्ञान माना जाता था, उसके बाद में चेतना का विज्ञान माना जाता था, और वर्तमान में ये व्यवहार को अपनाए हुए हैं। ये मैकडूगल के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मैकडूगल के द्वारा वुडवर्थ के द्वारा, ये वुडवर्थ के द्वारा परिभाषा दी गई है। वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 25 में। तो ये टेस्ट आपका पूरा हुआ। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।